चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं इसको। तो इस टॉपिक को ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन ऑफ एलसी, जो काफी कॉन्सेप्ट मैंने सारे क्लियर करा दिए थे। उनको लाइन टू लाइन लेके चलेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट मैं छोड़ना नहीं चाहता जिसको बिल्कुल भी ये गुंजाइश बना दे कि वहां ये एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए इसमें एक यहाँ वर्ड आया था जब हम इसको कर रहे थे, तो बायर की इंटीग्रिटी। तो बायर की इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि हमने बताया था जब वो पेमेंट देने की बात आती है, बायर को जब पेमेंट देने की बात आती है तो उस समय ये इंटीग्रिटी का क्वेश्चन उठ रहा था कि वो आपका जो मटेरियल है जो परचेज किया वो सामान लेने के बाद वो पेमेंट ना करे। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी ये रूल्स की बात आई थी, तो इस रूल्स को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये ध्यान रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, उन्होंने ये रूल्स बनाया। अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो यूनिफॉर्म्स कस्टम एंड प्रैक्टिसेस के रूल बने हैं, ये रूल किसने बनाए, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा कि ये रूल जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाए हैं, और ये इंटरनेशनल ट्रेड को वो करने के लिए। ठीक है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन है नंबर 600 ऑफ आईसीसी। देखिए इस पूरे उसको वर्ड को करिए, यूसीपीडीसी इज द एप्लीकेशन नंबर 600 ऑफ आईसीसी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2007। इससे पहले यूसीपीडीसी 500 चलता था। और ये जो हमने टर्मिनोलॉजी सुबह पढ़ी थी, उसमें देखिए ये था, यहां से देखिएगा जरा, आर प्रेजेंटेड टू द इशूइंग बैंक और इट्स नॉमिनेटेड बैंक। तो नॉमिनेटेड बैंक की बात आएगी तो इशूइंग बैंक जो है या वो इशू करने के बाद वो बोल सकता है कि ठीक है, हमने आपकी एलसी एक्सेप्ट कर ली है, और आप जो है उस बैंक में जाके सबमिट कर दीजिए। ठीक। और इसका टाइम का भी पूरा सिस्टम होता है कि आपके जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट हैं वो 21 डेज में, मैंने बोला था 21 डेज में पहुंच जाने चाहिए। नेक्स्ट है बायर या इंपोर्टर, जिसको मॉर्निंग की क्लास में कई बार कि बायर और इंपोर्टर और द एप्लीकेंट, देखिए इसमें तीनों नाम आ रखे हैं। ठीक है। और सेल, ये एक नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है, जरा जरा से पॉइंट्स में चूक जाते हैं आप लोग। और यहां पर है सेलर, एक्सपोर्टर और बेनिफिशियरी ऑफ एलसी। ठीक है। और ये जो एप्लीकेंट है उसके बिहाफ पे एलसी ओपन करी है, मतलब बैंक ये कहेगा कि एप्लीकेंट मेरे पास आया था तब मैंने ये एलसी ओपन करी है। ठीक है। और ओपनिंग बैंक की बात आई है, जो बायर का बैंक होता है ओपनिंग बैंक, यानी कि एप्लीकेंट जो है हु एस्टेब्लिशेस द एलसी, यानी जो पूरा प्रोसीजर करता है। ठीक है। यहां पर एक वर्ड और है, एडवाइजिंग बैंक। अब यहां देखिए इसका थ्योरी देखिए क्या लिखते हैं एडवाइजिंग बैंक में। एडवाइजिंग बैंक में द एडवाइजिंग बैंक यानी सेलर्स की कंट्री में होता है, हु एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द इशूइंग बैंक एंड ऑथेंटिकेट्स एंड एडवाइजेस द एलसी। यानी उसके कंफर्मिटी को करने के लिए, सेलर को जो कंफर्मिटी करता है वो आपका एडवाइजिंग बैंक करता है। कंफर्मिंग बैंक क्या थी, तो कंफर्मिंग बैंक में मैंने बताया था कि एक बैंक अलग से आ जाता है जो इशूइंग बैंक के लिए बोलता है कि ये पेमेंट आपका जरूर देगा, हु अंडरटेक टू पे ऑन बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक, यानी इशूइंग बैंक की इंटीग्रिटी की गारंटी लेता है कि वहां से पैसा जरूर आपको मिल जाएगा। नेगोशिएटिंग बैंक में भी क्वेश्चन आया था आप लोगों का। नेगोशिएटिंग में देखिए, नेगोशिएटिंग नॉमिनेटेड, negotiating oblique nominated bank who negotiate the LC and make payments to the beneficiary। यानी ये दोनों जो बैंक हैं, ये दोनों बैंक सेलर की कंट्री में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। रीइंबर्सिंग बैंक के लिए आया था कि हु रीइंबर्सेस द नेगोशिएटिंग और कंफर्मिंग, तो जैसा भी केस होगा उस हिसाब से। चलिए टाइप ऑफ एलसी में हमने कवर कर लिया था। हाँ, एक ये दो देखो, दो चीजें छूट गई थी सुबह मॉर्निंग में।
क्या, क्योंकि उस समय हम किसी टेक्स्ट से नहीं रीड कर रहे थे। तो रिवोकेबल, अब रिवोकेबल के लिए मैं बताता हूं, इसके लिए भी कई बार क्वेश्चन आता है। रिवोकेबल का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आगे चल के या तो अमेंडमेंट होना या बिल्कुल विड्रॉ हो जाना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कैन बी अमेंडेड और कैंसिल्ड एट एनी मोमेंट बाय द कौन, कौन अथराइज इसको करने को, इसको करने के लिए अथराइज है आपका इशूइंग बैंक विदाउट द कंसेंट, इशूइंग बैंक विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी, यानी कि सारी पावर किसके पास है, रिवोकेबल एलसी में किसी भी मोमेंट पर जो इशूइंग बैंक है, जो राइट हैंड साइड वाला बैंक था, इंपोर्टर का बैंक था, वो कभी भी उस एलसी को कैंसिल कर सकता है या अमेंड कर सकता है, एज लॉन्ग एज द एलसी हैज नॉट बीन ड्रॉन और डॉक्यूमेंट्स टेकन अप। ये ध्यान रखिएगा, अगर वो डॉक्यूमेंट ले लेगा तब विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट विड्रॉ कर लेने से पहले वो विड्रॉ कर सकता है। तो अब इस तरह की रिवोकेबल एलसी अब प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूट बहुत होने लग गए थे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सच रिवोकेबल एलसी इज वेरी लिमिटेड एंड देयरफॉर दीज आर वेरी रेयरली इश्यूड एंड एक्सेप्टेड, जो मैंने आपको बात बताई। ठीक है, अब बात आती है इररिवोकेबल। रिवोक माने होता है उठा लेना, अपनी जो कंडीशन है उनको उठा। तो इररिवोकेबल एलसी में बोलता है which holds a commitment by the issuing bank to pay or reimburse the negotiating bank provided condition of LC। कहने का मतलब ये हुआ कि irrevocable LC में issuing बैंक कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता, issuing बैंक कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन कौन irrevocable में कौन कर सकता, उसको सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखिएगा, such LC cannot be amended or cancelled without the consent of all parties concerned। यहां ये कहना है कि जब तक सारी पार्टी एग्री ना करे, देखो रिवोकेबल में तो इश्यूइंग बैंक को पावर दे दी थी और इश्यूइंग बैंक को पावर कभी भी कैंसिल कर सकता था, तो उस चीज को हटाने के लिए, और जो आजकल प्रैक्टिस इसमें है इररिवोकेबल है, और इररिवोकेबल में बोला हुआ है कि जब तक सारी पार्टी उसे कंसेंट नहीं देंगी तब तक नहीं कर सकता। द इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बाय द इशूइंग बैंक टू मेक पेमेंट, और यानी कि जो इशूइंग बैंक है वो अनकंडीशनल है। जब वो एडवाइजिंग बैंक को भेजता है, अगर इररिवोकेबल एलसी है तो उसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है विड्रॉ होने के, जब तक सारे लोग शामिल ना हो जाए। हो सकता है कि बायर शेयर मिलकर कहें यार ये हम डील नहीं करते, फिर उस कंडीशन में वो इशूइंग बैंक को बोलेंगे और इसको बोलेंगे सब एग्री है तो हटा लेंगे उसको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑल एलसी विच आर इश्यूड सब्जेक्ट टू यूसीपीडीसी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड आर इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी वो कहता है कि जितनी भी यूसीपीडीसी 600 में अब एलसी आ रही है वो सारी क्या है, इररिवोकेबल मानी जाती हैं, जब तक कि उसमें लिखा ना वो हो कि ये रिवोकेबल है। ठीक, हेंस द वर्ड रिवोकेबल शुड बी स्पेसिफाइड मेंशन ऑन द बॉडी ऑफ द एलसी। यानी अगर वो लिख रहे हैं इसमें साइलेंट है तो इररिवोकेबल है, अदरवाइज वो रिवोकेबल। ठीक है, अच्छा एक आ गया कंफर्म वर्ड आ गया, देखो तो जो इररिवोकेबल कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जिसमें एक बैंक जो है अदर देन इशूइंग बैंक, यूजुअली कहां होता है, जो एक्सपोर्टर की कंट्री में, जो हमने बार बार बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक एडिशनल बैंक आ रहा था वो होता है, वो कंफर्म करता है उस चीज को कि हाँ ठीक है करिए आप इसको। ठीक है, और अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन आया है, कंफर्मिंग बैंक कैन बी एडवाइजिंग बैंक। यानी मैं वहां पे लिख रहा था, आप देखिए कि कंफर्मिंग बैंक कभी कभी वो खुद भी होता है और कभी कभी जब कोई सेटिस्फाई नहीं होता तब वो थर्ड पार्टी होता है। हाँ, ट्रांसफरेबल एलसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि एक बात और यहाँ पे देखो, जब वहां आपके वहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो वो ट्रांसफरेबल एलसी के 4 ऑप्शन बना देगा, 1 लाइन या 1.5 लाइन या 2 लाइन का ईच। तो उसमें इन्हीं चीजों को कैन बी, कैन नॉट बी,
ठीक है, एक आध वर्ड्स को ऐड कर देगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो इस कंडीशन में बोला कि देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर ट्रांसफर इन फुल और पार्ट, यानी वो अपनी पूरी पूरी एलसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। अगर आपको ध्यान हो, जब हम उसमें बता रहे थे M1 M2 M3, तो वो पूरा M1 को भी दे सकता था, या कुछ M1 को, कुछ M2 को, कुछ M3 को देख के भी कुछ अपना रख सकता था। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, जब भी कोई एजेंट होता है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो वो मैन्युफैक्चरर को भिजवा देता है, और रिमेनिंग कॉस्ट वो खुद लेता है, जो उसका प्रॉफिट होता है। इन फेवर ऑफ एनी पार्टी अदर देन द बेनिफिशियरी बाय द एडवाइजिंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ इशूइंग बैंक। अब देखिएगा यहां पे ध्यान से कि जो ट्रांसफरेबल एलसी होती है, वो शुरू के एलसी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें लिखी जाती है, और वो रिक्वेस्ट कहां से आती है? एलसी जब क्रिएट होती है, यानी कि इश्यू होती है, उस कंडीशन में ही ये लिखा जाता है कि ये एलसी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो अगर लिखा है तो ही होगा, ये नहीं तो नहीं होगा। ठीक, देयर कैन बी मोर देन वन सेकेंड बेनिफिशियरी, हो सकते हैं। हाउएवर, ये मैंने पॉइंट क्लास में बताया था, हाउएवर सच सेकंड बेनिफिशियरी कैन नॉट फर्दर ट्रांसफर द एलसी इन फेवर ऑफ अनदर। ठीक है, चलिए रेड क्लॉज पे आ जाइए। देखिए, तो रेड क्लॉज में मैंने साफ साफ बताया था कि जो एडवांस होता है वो बेसिकली इंटेंडेड टू फाइनेंस द मैन्युफैक्चरर और परचेज ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, or the advance is normally paid against the receipt and a written undertaking from seller to subsequently deliver the transportation document before the credit date expire। इसका मतलब क्या है? तो यहां ये बोल रहा है कि सेलर को अगर आप कभी भी एडवांस देंगे तो उससे एक अंडरटेकिंग लेंगे कि नहीं ठीक है, ये एडवांस तो मैंने ले लिया, लेकिन मैं आपका पूरा काम करूंगा, यानी बीच में विड्रॉ ना करें। ठीक है, और बाद में वो फंड्स क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं, किसके अगेंस्ट में? द फंड्स एडवांस वुड बी एडजस्टेड बाय नेगोशिएटिंग में, जब वो पेमेंट आती तो। ठीक है, अच्छा, ग्रीन क्लॉज का जिसका भी कोई कॉन्सेप्ट छूट जा रहा है वो देखिए। ठीक, तो यहां कहता है ग्रीन क्लॉज एलसी में क्या बोलता है, देखो, अनलाइक द रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, इन केस ऑफ ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट द एडवांस इज नॉर्मली पेड नॉट ओनली अगेंस्ट रिसीट and a written undertaking from the seller subsequently deliver the, यानी देखिएगा ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कहता है नॉर्मली पेड नॉट ओनली अगेंस्ट द, यानी एक तो बात हुई कि रिसीट दे रहा है वो, दूसरी बात कह रहा है एंड अ रिटर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेलर, कि वो जो है सब्सिक्वेंट डिलीवर करेगा क्या आइटम्स को, बट ऑल्सो, यानी ये एक तो बात हो गई। सेकंड कहता है बट ऑल्सो अगेंस्ट रिसीट ऑफ an additional document providing proof that goods be to be shipped have been warehoused। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बिल्कुल साफ साफ हाईलाइट किया हुआ है। इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि एक तो एडवांस पेमेंट, दूसरा जो भी उसने एडिशनल, जो भी उसने डॉक्यूमेंट वो मैन्युफैक्चरिंग कर दी है, उसका एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देगा कि मेरा देखो वो आइटम बनने के बाद मेरा उस वेयर हाउस में स्टोर्ड है। ठीक है, और यहां पे क्या कहता है, वी कुड से द ग्रीन क्लॉज एलसी प्रोवाइड स्लाइटली बेटर सिक्योरिटी देन द रेड क्लॉज। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि जो कौन सी वाली एलसी अच्छी है, तो आप बोलोगे क्या, ग्रीन क्लॉज वाली एलसी के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ज्यादा बेनिफिट। ठीक है, बिफोर दिस एलसी विद रेड एंड द ग्रीन क्लॉज वुड, हाँ ये क्वेश्चन भी देखिएगा, सुनिएगा जरा। हाँ, पहले अगर आपको बहुत किसी ने पुराना समय का कोई टाइप्ड पेपर देखा हो, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ब्लैक रिबन होता है, ब्लैक रिबन के साथ रेड और आपका जो वो कलर है ग्रीन, यानी ब्लैक रेड ग्रीन। तो यहां ये कहता है कि ग्रीन क्लॉज जो टाइप होती थी वो रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, और केवल जो रेड क्लॉज थी वो रेड कलर में, तो इसीलिए इनके नाम जो है रेड और ग्रीन पड़े हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता था, वो जो एलसी वाला होता था एकदम देख के समझ जाता था कि ये इसमें ये बात है। ठीक है,
चलिए, ये साइट एक्सेप्टेंस, ये एक ही वर्ड है। डेफर्ड यानी जिसको यूजांस बोलते हैं, एंड नेगोशिएशन एलसी। तो ये तीन तरह का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो तीन तरह का ट्रीटमेंट अगर आपको ध्यान हो, मैं राइट हैंड में बनाए थे तीनों, ठीक। साइट, यूजांस और नेगोशिएशन, जिसमें सिर्फ पैसा आपने लिया है और आप काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोलता है साइट एलसी में, देखिए, बेनिफिशियरी इज एबल टू गेट द पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो बेनिफिशियरी को तुरंत पेमेंट साइट एलसी में मिल जाता है, ठीक। अगर वो एक्सेप्टेंस क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट आर ड्रॉन विद सर्टेन यूजांस पीरियड। देखो, जब भी यूजांस का नाम आएगा तो एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैं इतने दिनों बाद वो चीज दे दूंगा, एंड आर पेबल upon acceptance at a future date subject to receipt of document confirming to the terms and condition of letter of credit. The यूजांस period may be certain number of days from the date of, देखो मैंने बोला था कि हमेशा कैलकुलेशन डेट ऑफ शिपमेंट से होती है, और या उसने एक कंडीशन बनाई है कि या डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब भी वो पीरियड की बात आती है तो वो दो चीजों से उसने बोला हुआ है। जो हमारे 21 डेज वाला क्लॉज था वो डेट ऑफ शिपमेंट से है, और अगर यहाँ पे कोई कहता है कि जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है उससे 160 डेज बाद में पेमेंट कर दूंगा, या जिस दिन भी डेट ऑफ शिपमेंट होगी उसके 30 डे बाद करूंगा, ऐसा कुछ करके बना सकते हैं, ठीक है। दीज एलसी आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्ट, यानी कि वो एक्सेप्ट किया हुआ तब हमने डॉक्यूमेंट। अच्छा, डेफर्ड पेमेंट में देखिएगा, यानी वो समय, वो पेमेंट कभी बाद में करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एक्सेप्टेंस क्रेडिट एक्सेप्ट दैट देयर इज नो बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है और ना ही कोई ड्राफ्ट ड्रॉ किया हुआ है, और वो किसी फ्यूचर डेट में कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है किसी, सब कुछ एग्री है लेकिन वो कुछ समय बाद पेमेंट करेगा। एक्सेप्टेंस क्रेडिट में उसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है। द ड्यू डेट इज जनरली मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। द एब्सेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सेव्स द बेनिफिशियरी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। अब इधर सुनिएगा जरा, और अदर लेवीज। कहने का मतलब है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कर रहा है तो उसको उसके एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी देने से वो बच जाता है, ठीक है। कई कंट्री में क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हैवी स्टैम्प ड्यूटी है तो उससे बच जाता है। अब सिंपल आ गया नेगोशिएशन क्रेडिट। नेगोशिएशन में क्या है भैया, कि सिंपल एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, अपना फंड बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है। इशूइंग बैंक अंडरटेक टू मेक पेमेंट टू द बैंक विच हैज नेगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट, गिव द वैल्यू ऑफ ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट डॉन अंडर एलसीओ। द डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर द टर्म्स, यानी जैसे ही उसको वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे तुरंत उसका पेमेंट कर देगा। The LC may be freely negotiable or may be restricted to any bank nominated by the LC। अब देखो सुनेगा, अगर क्वेश्चन आएगा कि एलसी की नेगोशिएशन की कंडीशन कौन तय करता है, तो आप बोलोगे एलसी इशूइंग बैंक, और मैं तो कहता हूं कोई भी कंडीशन कौन तय करता है, एलसी इशूइंग बैंक करता है, और वो ऐसी कंडीशन लगाता है जो सेलर और बायर को एग्री होती है। जो इधर के सारे बैंक है एक्सपोर्टर कंट्री के, एडवाइजिंग है, कंफर्मिंग है, वो सब इशूइंग बैंक के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। बैक टू बैक में मैंने बता दिया था कि एलसी इन फेवर ऑफ लोकल सप्लायर टू प्रोक्योर गुड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपोर्ट एलसी, जो मेन एलसी है उसमें। अच्छा, एक चीज सुनिए, मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा कि जो एलसी का जो बिजनेस है या जो बैंक है वो एक्सपोर्ट, ये सुनीता तोमर, जो लोग बुक के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने आपसे बोला ये बुक जो है सीआईबी की बुक है, लेकिन जेआईबी और सीआईबी में इस टॉपिक में जितना मैं कॉमन ले रहा हूँ वो सेम है। जो कल की क्लास हो सकती है वो सिर्फ सीआईबी वालों की हो सकती है, वो हम आपको बता देंगे। मीटिंग का पासकोड कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैं जरा एक मिनट रुकिए। मीटिंग पासकोड 288
383 है। टू डबल एट थ्री एट थ्री, ये लैपटॉप में आप शायद खोल लेंगे तब मांग रहा हूँ। स्टैंड बाई एलसी में अभी आ रहे हैं अंकुर जी। टू डबल एट थ्री एट थ्री, टू डबल एट थ्री एट थ्री। सीआईबी का बुक का पेज नंबर 66 बता रहे हैं, 4 नंबर है वो। ठीक है, चलो जब ये हमारी एलसी के 2-3 जो क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि मेरे अब जेआईबी वाले के 3 मार्क्स और सीआईबी वाले 3 to 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। उसके लिए आप जब भी कोई एमसीक्यू कहीं पे कर रहे हैं, फेसबुक में इधर कितने ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे। और जिन टॉपिक को हम कवर कर ले रहे हैं उनकी प्रैक्टिस तो जरूर करना शुरू कर दीजिए। जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, कोई दोस्त पूछता है, कुछ कहता है, तो आप वो कर लीजिए उसको। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं हम आगे। बैक टू स्टैंड बाई एलसी पे आए थे हम लोग। हाँ, तो स्टैंड बाई एलसी आर सिमिलर टू द गारंटीज। मैंने बताया था कि फॉरेन कंट्री यानी अमेरिका में स्पेशली कुछ भी आपको लेना है, उन्होंने कहा भाई किसी गारंटी दिलवाओ तो मैनुअल गारंटी नहीं चलती, वहां पे बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, या कोई फाइनल, तो ड्यू टू देयर डॉक्यूमेंट्री नेचर, अब क्या है वहां पे उसका डॉक्यूमेंट्री नेचर है, क्योंकि वो कंडीशन बनाएगा सारी ना। तो जब वो सारी कंडीशन बनाएगा, कंडीशन पर जो लोन्स हो रहा है उसमें जो थर्ड पार्टी आ रही है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री एलसी को, उस डॉक्यूमेंट्री एलसी को स्टैंड बाई एलसी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये भी क्या बोलना, देखो यहाँ पे ध्यान देगा, दे फॉल अंडर द यूसीपीडीसी। और बोला जो भी डॉक्यूमेंट्री है, स्टैंड बाई ए लेटर ऑफ क्रेडिट कैन ऑल्सो बी इश्यूड। अब यहां पे एक वर्ड आया ऑल्सो बी इश्यूड, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप यहां पर थ्रू यूसीपीडीसी कर रहे हैं तो भी है, और प्योरली अगर आप आईएसपी, मैंने बोला, मैंने मॉर्निंग बताया था, इंटरनेशनल स्टैंड बाई प्रैक्टिसेस हैं, उसके थ्रू भी, उसमें रूल्स में भी वो होता है। ठीक है, और मैंने एक बात बार बार बोली, गारंटी टाइप होती है, ये गारंटी कवर करती है। ठीक है, कोई जो है इसमें राइटिंग कर रहे हैं, थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। द सेलर कैन इन्वोक द बैंक्स ऑब्लिगेशन टू पे। सुनीता तोमर मैडम, आप स्क्रीन पे अंडरलाइन कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारी स्क्रीन पर भी जो है वो आ जा रही। मैं कोशिश करता हूं कि क्या मैं आपका जो वो है बंद कर सकता हूँ क्या, शायद ऐसा ऑप्शन इसमें है नहीं। चलिए कभी देखते हैं, थोड़ा सा देखिए, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ उनको नाम सुनाई दे रहा होगा, वो लोग कोशिश करिए ऐसा ना करें। ठीक है, चलो, तो यहां पर बाय सबमिटिंग टुगेदर with any other document that letter of credit might require a declaration stating, इसको मैं दोबारा पढ़ा हूं, जरा ध्यान सुनिए। The seller can invoke the bank's obligation to pay by submitting together with any other document that letter of credit might require a declaration stating that letter of credit customer has failed to meet his obligation. In a nutshell, standby LC is a guarantee rather than payment instrument. तो इसका मतलब यहाँ होता है कि कोई एलसी पहले से अगर है, उस एलसी के लिए भी बैंक कहता है कि भाई किसी से गारंटी दिलवाओ, उस कंडीशन में वही एलसी स्टैंड बाई एलसी कहलाएगी। और ये गारंटी कौन मांगेगा पता है, ये गारंटी इशुइंग बैंक मांगेगा। इशुइंग बैंक कहेगा कल को सब पेमेंट वेमेंट आपकी वहां से सामान आपको वहां से आ जाए और हम हमारा पेमेंट ना करें, क्योंकि हम तो वहां पेमेंट कर देंगे एडवाइजिंग बैंक को। ठीक है, चलो रिवॉल्विंग के बारे में रहा था कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, यानी उनको बार बार वो काम करना पड़ता है।
ठीक है, चलिए चेक ईयर प्रोग्रेस आप देख लेंगे क्योंकि इसमें बुक में आपके आंसर भी हैं और ये स्ट्रक्चर है। और मुझे आपको ये बताना है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करता हूँ। इस फिगर और जो हमने जो फिगर दी थी उसमें क्या फर्क है, इस फिगर और ये संतोष देसाई जी, ये बुक 2010 वाली अब नहीं चलेगी, प्लीज इसको वो कर लीजिए। और सुनीता तोमर जी, साउंड इधर से है आपकी तरफ से, माइक वगैरह कुछ? हाँ, मैंने पूछा, आप लोग माइक ऑन करना चाहें तो रेज हैंड कर दीजिए, मैं यहां से आप लोग बोल सकते हैं। सर ये आप जो बुक पढ़ा रहे हैं ये कौन से सन की अपडेटेड है? ये 2018 की। ये 2018, ठीक सर। हाँ, ये 2018 का। जो भी सीआईबी वाले स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए उनका व्हाइट कवर ध्यान रखिएगा, जो एबीएम बीएफएम की बुक है व्हाइट कवर वाली। सर इसमें एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी बता, सर इसमें एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी करके बताया जो है, और उसमें आपने जैसे बताया था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके वैसे समझाया था सर। हाँ, सक्सेना कुमार जी ने सही आंसर दिया है। इसमें डायरेक्शन उल्टा है। हमने देखिए यहाँ पर, हाँ वो बात भी आपकी मान गए, लेकिन यहाँ देखिए ये एडवाइजिंग और नेगोशिएटिंग बैंक इधर दिए हुए हैं और हमने कहा दिए थे, यहां दिए थे। यहाँ इश्यूइंग बैंक यहां दिया हुआ है, हमने यहां दिए थे। तो इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं करना, ये जो बेनिफिशियरी है वो हमने यहां दिया था, ठीक है, और एप्लीकेंट हमने यहां दिया था, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं होता। चलो और आगे आते हैं हम यहाँ पे। ये सारा प्रोसेस मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं हम। हाँ, एक चीज यहाँ पे आया, देखो यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस दिया हुआ आपका कि जो ये नॉस्ट्रो का वर्ड आ गया, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट का वर्ड आ गया, हालांकि हम इसकी क्लास लेंगे लेकिन अभी देखते हैं क्या है। द नेगोशिएटिंग एंड कंफर्मिंग बैंक डिस्पैचेस द डॉक्यूमेंट टू द ओपनिंग बैंक को भेजता है, ठीक है। क्लेम रिइंबर्समेंट करता है फॉर द अमाउंट पेड टू द बेनिफिशियरी फ्रॉम द रिइंबर्सिंग बैंक, यानी कि उसने पहले से बेनिफिशियरी को पेमेंट कर दी है और वो क्लेम किसको कर रहा है, देखिए रिइंबर्सिंग बैंक को। बैंक विच रिइंबर्सेस द अमाउंट टू द नेगोशिएटिंग बैंक, जो मांगता है, इज कॉल्ड द रिइंबर्सिंग बैंक एंड इज यूजुअली द बैंक इन विच नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ ओपनिंग बैंक आर मेंटेन्ड। तो इसको थोड़ा सा मैं उस एग्जाम्पल से लेता हूं जो मैंने आपको वहां बताया था। मैं इसको नया बना देता हूं क्योंकि आपको बहुत रिइंबर्सिंग बैंक का कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 5, ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहां पर ये इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको पेमेंट कर देना, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे बेनिफिशियरी की, जो सॉरी रिइंबर्सिंग बैंक की बात कर रहे थे। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये लाइन जो हमने दी है ये इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में दी है, ठीक है। ये एक इंपोर्टर की कंट्री है और इधर जो है एक्सपोर्टर की कंट्री है, ठीक है। ये वाला जो बैंक है ओपनिंग बैंक, इसने अपना एक अकाउंट यहां खोल रखा है जिसमें डॉलर में बैलेंस रहता है। और मैं ये एक इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये जो रिइंबर्सिंग बैंक है, रिइंबर्सिंग बैंक कौन सा बैंक होगा इसके लिए, तो इसके लिए कई लोगों ने सही आंसर दिया है, नॉस्ट्रो अकाउंट होगा, ठीक है। क्योंकि फॉरेन में जो अकाउंट मेंटेन करा है फॉरेन करेंसी में, उसको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आया था, इसलिए मैंने सोचा मैं उसको कवर करा देता हूं, ठीक है।
तो अब हम स्क्रीन स्विच कर लेते हैं, वहां पे पीडीएफ में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे वही मैं बात कर रहा कि यूजुअली द बैंक इन विच नॉस्टो अकाउंट ऑफ ओपनिंग बैंक आर मेंटेन, द रिम्बर्सिंग बैंक इज सो डेजिग्नेटेड बाय द एलसीओ। और ये रिम्बर्सिंग बैंक, अगर क्वेश्चन आएगा रिम्बर्सिंग बैंक कौन अपॉइंट करता है, तो आप क्या आंसर दोगे? एलसी ओपनिंग बैंक। एलसी ओपनिंग बैंक। ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको वहां प्रॉब्लम कर जाते हैं कभी। चलो आगे आगे। द इश्यूइंग बैंक ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये कॉमन सी बातें हो गया। चलो अब आगे आ जाओ। ये हमने बात करी 1933 में। आपको पता है आईआईबीएफ कब बना? एनीबॉडी आंसर? आईआईबीएफ कब बना? 1929 सर। 49 से तो बहुत पहले बना हुआ। 1929 सर, 1929। हाँ 29, बिल्कुल एग्जैक्टली 29 है। तो ये मेरे को ऐसे ही एकदम से याद आया कि उसके आसपास का है ये भी। ठीक, चलिए। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि भैया यूसीपीडीसी 600 में यूसीपीडीसी 500 से क्या चेंजेस थे। ठीक है, तो पहली बात तो जो इसके जो मेंबर्स वगैरह, तो ड्राफ्टिंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर ऑफ 9 कंट्रीज विच हैड 15 मीटिंग बिफोर, तो ये तो कुछ नहीं है। यहां है यहाँ पे 41 मेंबर्स एंड 26 कंट्री ने सबसे पहले इसका जो ड्राफ्ट वो किया था, और इसको एक नाम दिया हुआ देखो, डॉग टैक्स। ठीक है, अब डॉग टैक्स के बाद इसमें इसका नाम है डॉक्यूमेंट्री डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्सपर्टीज। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इश्यूज थे, इश्यू को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद सारे डॉक्स टैक्स डिसीजन पेपर, कोर्ट के डिसीजन, सब आईसीसी ओपिनियन लेकर के एक नया बनाया। ठीक है, और उसके बाद इसको एक मीटिंग में 25 ऑफ 2006 को करके, और फाइनली इसको 1 जुलाई से इफेक्ट में ला दिया। पहले जो थे 49 आर्टिकल थे, अब जो है 39। ये क्वेश्चन मैंने सुबह मॉर्निंग क्लास में पूछा भी था आपसे। ठीक है, अच्छा, ये जो आर्टिकल्स हैं बहुत सरसरी तौर पर जेआईबी वाले सुनेंगे, लेकिन सीआईबी वाले बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या चीज है इसमें? 1 से 5 आर्टिकल में बेसिक चीजें हैं सारी, और 6 से 10 में क्या है कि जितनी भी एक्सपायरी डेट का, प्लेस का, ऑब्लिगेशन इश्यू का, कंफर्मिंग बैंक के बारे में, एडवाइजिंग क्रेडिट अमेंडमेंट, इन चीजों के बारे में है। 11 से 17 में प्री एडवाइज क्रेडिट, नॉमिनेटेड बैंक, रीइंबर्सिंग बैंक। तो जब हम इसका पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो हर डॉक्यूमेंट के हर वर्ड के बारे में वहां लिखा हुआ है। इनवॉइसेस कैसी बननी चाहिए, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। आज आप जब मॉर्निंग में क्लास हुआ था तो हमने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट, जिसका हमने नाम दिया था शिपमेंट पेपर बोला था। ठीक है, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट, एक्सटेंशन, टॉलरेंस, पार्शियल इंस्टॉलमेंट ड्रॉइंग, आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सारा कहां डिफाइन है? 29 से 33 में। डिस्क्लेमर्स में, यानी जब भी आप कोई इनवॉइस वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद में क्या है, कुछ मैं म्यूट ऑल कर रहा हूं सबको। आप जो बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। चलो, हाँ, और 38 और 39 में ट्रांसफरेबिलिटी एंड असाइनमेंट ऑफ द प्रोसीड्स, जो हमने अभी लास्ट में बात करी। ठीक है, अब देखिएगा, यूसीपी डज नॉट अप्लाई बाय डिफॉल्ट टू द लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड आफ्टर 2007. A statement needs to be incorporated into the credit that expressly stated it's subject to these rules. Article 1 UCPDC also leaves open to the possibility. अच्छा, ये जो यहाँ पे आर्टिकल्स में आए हैं ये मैं जेआईबी वालों के लिए स्किप कर रहा हूँ। सीआईबी वालों आपसे अलग से बात करेंगे मुझसे। ठीक है, एग्रीड? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम केसेस, देखो एक वो वर्ड आ गया, अगर आपको ध्यान हो,
एक ये वर्ड था, इसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। और मैंने जेआईबी वाले सुन लेना इस बात को, सुबह बोला था ना मैंने ये चीज, ठीक है। चलो और आगे आते हैं। जेआईबी वालों के लिए बस एक चीज और कवर करानी है, उसके बाद जेआईबी वाले क्लास लीव कर सकते हैं। इस बीच में आप असाइनमेंट सुन लीजिए क्या है आपका। असाइनमेंट सब लोगों का क्या है, एक बड़े से पेपर पे जो A4 से डबल पेपर होता है या 2 पेज चिपका के पूरे एलसी का डायग्राम आपको हमको असाइनमेंट में सबमिट करना है। उस डायग्राम में ऑलमोस्ट सब वर्ड्स आ जाने चाहिए। अगर कहीं पर कोई वर्ड है तो एरो करके मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। कोशिश करिएगा इसको बनाने की, ठीक है, रिवीजन के लिए। और इस असाइनमेंट में जो लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, कहते नहीं ये तो बिल्कुल हमें आता है, तो वो मुझे स्पेशली फोन करेंगे और फोन करने के बाद मैं उनसे एक आध क्वेश्चन पूछ के उनको करूंगा। अदरवाइज जिसने पहली बार ये लेक्चर लिया हुआ है, जीआईबी कर रहे हैं और बहुत चीज नहीं समझ में आई है, उनको जरूर ये असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें वही है। एप्लीकेंट कौन है, इशूइंग बैंक कौन है। इशूइंग बैंक में एक आध चीजें मैं और पढ़ूंगा जरा अभी, देखिए। इशूइंग बैंक इज द पार्टी एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट and should therefore ensure itself about the credit worthiness of the applicant। क्यों? क्योंकि इशूइंग बैंक को ही उससे पैसे निकालने हैं बाद में, ठीक है। The issuing bank gives a definite undertaking to make payment in case of sight and accept and pay on maturity in case of accept and defer। यानी इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और इसमें रह गई थी। कौन है भाई ये म्यूजिक सुन रहा है? रौनक जी। चलिए, हमें भी म्यूजिक सुनने का मौका मिल गया। आज पार्टिसिपेंट्स जो हैं 6-7 पार्टिसिपेंट्स नहीं है, देखिए। और यही वो कारण बनेगा कि कहाँ मेरा एक नंबर रह गया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुझे तो सिर्फ आपके 49 से 50 करने हैं, और हर वो लैप्सेस जो है वो आपके 50 से 49 पे ले आते हैं, ठीक है। चलो यहां पर मैं आपको क्या क्या कोई कोई मेरे को रिकॉल कराएगा, क्या बोला था मैं? चैट में टाइप करिए तो मैं कुछ कह रहा था मैं आपको। ठीक है, मेरे को याद आ गया। मैं ये कह रहा था कि जब ये एलसी है, हमने बोला था साइट और बोला यूजान्स, और थर्ड आया हमारा डेफर्ड, तीनों बताई थी मैंने। तो जब वो साइट एलसी है तो इमीडिएट पेमेंट यहां और इमीडिएट पेमेंट यहां और इमीडिएट पेमेंट यहां होता है। ये तो है साइट का एग्जांपल 1 नंबर, ठीक है। और अगर वो एलसी यूजान्स है तो इसका पेमेंट, सबका पेमेंट क्या हो जाएगा, डिले होगा। ये भी इसको डिले देगा, ये भी इसको डिले देगा, और ये भी इसको डिले देगा। और डेफर्ड है तो यहां यूजान्स में तो क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज से वो डिले हो रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में। डेफर्ड वाले में जैसे इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, जैसे ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी एक तरह से लोन के बारे में, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, ये पूरा जो है उसमें काम कर रहा है, ठीक हो गया। चलो और आगे देखते हैं।
इसमें क्वेश्चन पूछा अंकुर जी ने, साइट एलसी में डायरेक्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट दे सकता है। मैं इससे एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि वो जब उसके पास पेमेंट डॉक्यूमेंट आएंगे, किसके पास, इशूइंग बैंक को, तो इशूइंग बैंक भी पेमेंट कर देगा। तो कैसे क्लियर होगा कि भाई उसने कितना पेमेंट किया था या नहीं किया था, क्योंकि वो तो पूरा बिल दे देगा उसको। तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं कर सकता। ठीक है। It is the responsibility of the issuing bank to examine the document with reasonable care and determine by international standard whether the document appears on the face to be complying in terms of the credit। तो ये जो issuing बैंक की responsibility है, अगर उसने गलत कागजों पे पेमेंट कर दिया तो जो आपका इंपोर्टर है वो उसको डिनाई कर सकता है। ठीक है। एडवाइजिंग बैंक का लिए, advising bank has an option to choose as to whether it wishes to advise a LC or not। यानी जिसको हम भेजते हैं वो एडवाइस करेगा या नहीं करेगा। If it agree to advise LC, then it must do by taking reasonable care in checking the authenticity of the credit। In case it decide not to advise LC, then it must inform the issuing bank immediately। अगर वो ये कहता है कि नहीं भाई इस एलसी को जो आपने भेजी है मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो उसे वापस इशूइंग बैंक को भेजनी पड़ती है। और अगर एडवाइजिंग बैंक कहता है मैं एग्री हूं, तो उसे तुरंत एडवाइस करना पड़ता है हाँ मैं एग्री हूं। तो दोनों बातें सुने। ठीक है। If the advising bank is unable to establish the authenticity of LC, then it must immediately inform the issuing bank and must also inform the beneficiary about the same। तो जब भी वो नहीं वो करना चाहता है एलसी के बारे में नहीं एग्री, तो उसे दो लोगों को इन्फॉर्म करना है, किसको, इशूइंग बैंक को और बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर को। ये सब हमारा बार बार आ चुका है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं इसको। इनवॉइसेस के बारे में कुछ पॉइंट है, देखिए यहां पर केस स्टडी में भी नॉर्मल बातों में इट शुड बी मेड आउट बाय द सेलर और बेनिफिशियरी बनाएगा, जैसी एलसी में लिखी हुई है। ठीक है। और it unless it otherwise specify the LC be made out in the name of the applicant opener of the LC। तो इनवॉइस दो लोगों के नाम बना सकता है, या तो एप्लीकेंट के नाम, ओपनर ऑफ द एलसी, दोनों के नाम बना सकता है। लेकिन वो कहां होगा, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तब तक नहीं करेगा, अदरवाइज तो इसी के नाम बनाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो भी है वो लिखेगा कि भैया इसमें इतने कार्टन है, इसमें इसका साइज ये है, इस तरह करके वो लिखेगा। इनवॉइस में क्या होना चाहिए, ऑर्डर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, परफॉर्मा इनवॉइस नंबर, ये सब मेंशन होने चाहिए। यहां देखना एक बार जरा, ये देखो पॉइंट, द इनवॉइस वैल्यू शुड नॉट इनवेरिएबली एक्सीड द एलसी वैल्यू। एक्सीड वैल्यू से, एलसी की वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अब कुछ वर्ड है एफओबीज, यही मैंने वो जेआईबी वालों को बताने हैं, जिसके बाद जेआईबी वाले फ्री हो जाएंगे। इनवॉइस के ऊपर ये कुछ इस तरह के वर्ड अभी आते हैं उस वर्डों पे। ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग का नंबर हो गया। इफ द इनवॉइस इश्यूड एन अमाउंट एक्सेस द अमाउंट परमिटेड बाय क्रेडिट एज पर आर्टिकल 18B यूसीपीडीसी द ड्रॉइंग शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द, तो क्या कहता है, अभी यहां मना किया था ना कि वो नहीं कर सकता। ठीक है। और यहां एक बात और बोलता हूं, व्हेन नॉट स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय टर्म ऑफ एलसी, या उसकी एलसी में कहीं स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन नहीं, तो उस कंडीशन में वो बढ़ा सकता है। एक जेआईबी वालों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सीआईबी के लिए अलग से पढ़ूंगा बाद में। यहां है जो इंश्योरेंस की बात आ रही है, इंश्योरेंस होता है अमाउंट ऑफ 110% ऑफ क्या, सीआईएफ एंड सीआईपी वैल्यू। ठीक है। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड रेट, इनके हिसाब से ये वो होगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जैसा दिखा ना, मेड इन जापान, जब हम छोटे थे तो
कई चीजों में मेड इन जापान, मेड इन इंडिया तो आप आजकल सुनने में आ रहा है। देखिए क्रिस्टलाइजेशन वाला मैंने सुबह बताया था, तो इसमें जो है मैंने बोलता बैंक्स के ऊपर हो गया है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी की बात थी ना यहाँ पे, तो इसमें जो है कैन होल्ड द डॉक्यूमेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ नंबर ऑफ डे एज पर द इंडिविजुअल बैंक्स पॉलिसी। तो पुरानी बुक्स में 30 डे लिखा हुआ, देख लेना, ये गलती नहीं करना आप। अब बैंक्स के लिबरल कर दिया है। ये इनको टर्म्स आ गए। देखिए ये जो इनको टर्म्स हैं, इनको टर्म्स का मतलब होता है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो शॉर्टकट में लिखी जाती है, ठीक है। और इनको जो है वर्जन जो है इनको टर्म्स का कौन सा है, 2010 का चल रहा है, उसमें जो वर्ड यूज करते हैं और अभी रिसेंट आए हैं, अभी उसकी हम बात करेंगे। कुछ रिसेंट भी आए हैं, अभी हम उनकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है डिपार्चर, मेन कैरियज पेड, मेन कैरियज अनपेड और अराइवल। तो डिपार्चर में जब भी लिखा जाएगा तो वो जहां से डिपार्चर होना है तो वहां पे एक्स वर्क्स, यानी एक्स वर्क्स जामनगर, यानी वहां से चलना है। ऐसी CFR है, कॉस्ट फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट, और उसके बाद उस जगह का नाम आएगा, नेम ऑफ द डेस्टिनेशन, यानी जहां तक का उन्होंने पेमेंट किया हुआ है वहां तक का जिक्र है। और CIF का अभी हमने देखा, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कहां तक का इंश्योरेंस, कॉस्ट और वो पेड किया हुआ। हमेशा देखिए उसमें डेस्टिनेशन के पोर्ट का नाम जरूर आ रहा है कि वहां तक का खर्चा पेड किया हुआ है, उसके आगे आपने खुद वो करना है, ठीक है। यहां पर सिर्फ कैरियज पेड है, यहां पे कैरियज और इंश्योरेंस पेड है, यहां पे कॉस्ट एंड फ्रेट पेड है, और इस वाले में तीनों पेड है, ठीक है। मेन कैरियज अनपेड, तो कई बार क्या होता है कैरियज अनपेड है, यानी सामान तो सब बनाएगा, तो FCA और FAS JIB में बहुत पूछे जाते हैं, क्या है फ्री कैरियर, कहां तक वो अनपेड है। फ्री अलोंगसाइड शिप, तो यानी कि जहां से वो चल रहे हैं वहीं वहीं छोड़ दिया उन्होंने। और फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि उसने क्या है शिपमेंट कर दिया, उसके बाद का कुछ नहीं पता, ठीक है। और ऐसी DAT, DAP और DDP। अब इनके मैं एक आपको नेट में दिखाता हूं कि अभी क्या है, कुछ जो हमारे ये चेंज हो गए हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन देखिए जरा। न्यू वर्जन ऑफ इनको टर्म्स, अब इनको टर्म्स का नया वर्जन आ गया 20, जो वहां 10 था। जो फर्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, 1 जनवरी से है, और उसमें क्या है, न्यू इश्यू है और कुछ चेंज किए गए, ठीक है। अब जैसे क्या दिया हुआ है इसमें, DAT इज चेंजिंग टू DPU, तो जो DAT है उसका नाम क्या हो गया, DPU हो गया, डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड, DPU। तो डेट को हम देखते हैं जरा, यहां पे हम जो देख रहे थे डेट, यहां पे जो डेट है उसका नाम अब DPU कर दिया गया है। उसका नाम क्या कर दिया गया है, DPU, DPU, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अब जो ये वाला है, ये वाला हट गया है, DAT वाला, ठीक है। और देखते हैं क्या है, क्योंकि नेट में हम देख रहे हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट उसमें चलेंगे हम लोग। 1 जनवरी 20 से यहाँ पे ये चेंज कर दिया। और इसमें यहाँ पे देख लीजिए, आपकी बुक में नहीं है, किसी भी JIB किसी की बुक में नहीं है, बिल्कुल रिसेंट देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, डेट का तो रिप्लेस बाय DPU हो गया। चेंज इन इंश्योरेंस एंड इन CIF और CP, क्या देखो, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस रेट मींस द सेलर डिलीवर्स टू द कैरियर एंड पे द कैरियर एंड इंश्योरेंस टू नेम डेस्टिनेशन इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी वो बिल्कुल जो है सेलर जो है उतने तक का वो पूरा
जिस डेस्टिनेशन है वहां तक का पूरा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। The same insurance requirement, but the carriage and insurance paid has increased the insurance required under the term. तो ये कुछ पॉइंट था, कॉस्ट क्लैरिफिकेशन का कुछ इसमें वो होती है, FCA, FOB, ये पूरे जो ये पुराने वाले हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका DPU नया वाला आ गया है, DAT की जगह, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास JIB वालों के लिए भी पूरी होती है, CIB वालों के लिए। अब हम बात करेंगे, कुछ किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अगली LC की क्लासें होंगी, उसमें JIB वाला पार्टिसिपेंट करना चाहे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज वो CIB के लिए स्पेसिफिक होगी। कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें? सर असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है ये एक बार बता दीजिए, वो हो नहीं रहा है। और सर असाइनमेंट कब तक पहुंचाना है आपके पास? ये असाइनमेंट हम 2 दिन का टाइम दे देते हैं आपको। देखिए, जो पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, जो लिखेगा अपने लिए लिखेगा, ठीक है। और ये सब तय करेगा आपकी सिंसियरिटी, आपको रिपीटेशन हो रहा है, कितनी बातें आ रही हैं। जैसे मॉर्निंग में आपको पूरा LC समझ में आ गया, इवनिंग में हमने कई सारी बारीक बारीक बातें पढ़ी, जो प्रोबेबली जब क्वेश्चन आता तो वो मिस्टेक हो सकती थी। अब आप जो भी कोई क्वेश्चन कहीं करते हैं तो मिस्टेक ना हो, और अगर होता है कहीं क्लैरिफिकेशन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट के लिए आपको असाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है मोबाइल पे, उसमें बैच में गए आप लोग? सर असाइनमेंट में अभी भी नो असाइनमेंट आ रहा है सर। नहीं नहीं, आप अपनी तरफ से असाइनमेंट नहीं सबमिट हो रहा वहां पे? सर असाइनमेंट तो आ रहा है लेकिन फोटो खींच के भेजना कैसे, वो नहीं हो रहा है। उसमें अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है? हाँ सर अटैचमेंट का नहीं आ रहा है। किसी एक स्टूडेंट का आया? किसी भी एक स्टूडेंट का ऑप्शन आया अटैचमेंट का? सर मैं अभी एक आपको व्हाट्सएप किया हूँ सर, वो एक बार प्लीज देख लीजिए। अच्छा, आपने अभी भेजा है नया ना? हाँ व्हाट्सएप किया हूँ मैं। अच्छा, बस एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा, आपने व्हाट्सएप किया हुआ है? हाँ यस सर, जो आ रहा है सर वो। अच्छा, जो एक सेकंड होल्ड करिए, नो असाइनमेंट आ रहा ना, आपने भेजा हुआ मेरे को, नो असाइनमेंट। यस सर। तो मैं इसको थोड़ा सा एक सेकंड लाइन पे रह देता आप लोग। सर हमने जो सुबह पहुंचाया था वही दिख रहा है, अभी का नया का अपलोड करने का तो नहीं आ रहा है उसमें। ये एक हमने देखिए एक असाइनमेंट सबमिट किया है, जरा देखिए अब आ रहा है कुछ आपके में? CIB वाले में किया था हमने, तो अब आपके में अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है? नो सर, मैं CIB वाला हूँ सर। यस सर, आ रहा है, आ रहा है सर। अच्छा, उसमें आ रहा है अटैचमेंट का ऑप्शन? यस सर आ रहा है, उसमें पेंडिंग दिखा हाँ, रहा तो है। वो अटैचमेंट में आप फोटो डालेंगे ना उसका? जी सर। तो इधर मैं इनका भी कर देता हूँ। देखिए, बहुत मन से पढ़ाई कीजिए, ये कोर्स तो बुक में लिखा हुआ है, यूट्यूब पर बहुत सारा है, लेकिन ये जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है ना, इसका बेनिफिट लीजिए। अगर हम कुछ कह रहे हैं आपको, कोशिश करिए कि उस चीज को करें आप। अभी मत सबमिट कर दीजिएगा। तो हमने असाइनमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट का लिखा हुआ है, तो इसमें आप फिर करिएगा, है ना? सर अभी भी नहीं आ रहा है, सेम पेज नो असाइनमेंट। सर मेरा तो रजिस्टर भी नहीं हो रहा है, एक्सेस नहीं। अच्छा, जिसका रजिस्टर नहीं हो रहा, हमने पता किया था, वो ईमेल उन्होंने पहले कभी डाउनलोड किया होगा ना, तो नहीं किया। आप जो है अपनी ईमेल आईडी को थोड़ा सा बदल दीजिए, हल्का सा, दूसरा डालेंगे क्योंकि चलेगा? फोन नंबर से ज्यादा काम करते हैं ना तो। ईमेल आईडी दूसरा डालेंगे चलेंगे? हाँ, दूसरा डाल के चल जाएगा। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। और
सर अटैचमेंट तो नहीं आ रहा है उसमें, देखिए मैंने व्हाट्सएप पे खींच के भेजा है आपको। आपका JIB CIB? JIB है सर। सर फॉर्म ई CIB उसमें भी नहीं आ रहा है। अभी तो कोई कह रहे थे अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है। सर आ रहा है, मुझे दिख रहा है सर। उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। सर लैपटॉप में आ रहा होगा शायद, मोबाइल में नहीं आ रहा। नहीं आता है भाई। मोबाइल में आ रहा है मैडम, मैं अपना अटैचमेंट ऐड करता हूँ सर, अभी रुकिए। अच्छा, इसमें प्लस बना हुआ आ तो रहा है? सर खींच के बता दीजिए। सुनीता मैम, प्लस बना हुआ आ रहा है? नो, ये जो प्लस बना हुआ आ रहा है, नो इसका मतलब क्या है? सर प्रेस क्लिक करने के बाद बैच कोड आता है ना, बैच कोड से कोई कंसर्न नहीं इसका। हाँ। यस सर। बैच कोड से कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, मैं जरा अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ फटाफट, थोड़ा अटेंटिव हो जाइए प्लीज। है पहले ये जो है हमारा JIB का है, अंकुर शुक्ला। शुक्ला जी नहीं है? मैं आपको ऐसा ना स्क्रीन दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आया कि हाँ जी सही काम हो रहा है। अदरवाइज आप जो है, शुक्ला जी नहीं है। भूपेंद्र सिंह नहीं है। धीरज कुमार, दिव्या मैडम, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। यस सर। हेलो देख लीजिए फिर। सर धीरज कुमार। धीरज कुमार, हाँ ठीक है, कर लिया मैंने। और दिव्या सर एक चीज पूछना था। हाँ सॉरी। हेलो हाँ, बोलिए सुन रहे हैं। सर इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्या? मैंने थोड़ा मिस कर दिया। बिल्कुल एडिटेड भी मिलेगा। इसमें जो हम ये हंसी मजाक कर रहे हैं हट जाएगा सर। नहीं ये तो है नहीं, वैसे मिलेगा ना वीडियो सर इसका? नहीं, यही मिलेगा। यही जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, यही वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं, इसी का एडिट होके मिलेगा। वो क्या ग्रुप में आएगा क्या सर उसका? नहीं, उसका आप कर रहे हैं, आपको दे देंगे, आप परेशान मत होइए, उसको एडिट करने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। वो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड सुनेंगे तो रिपीटेशन रिवाइज हो जाएगा। हाँ, दिव्या है नहीं है? श्रीदेवी, गुंजन सिन्हा, हिमांशु परमार, KR मीना। जी सर। गुड। कमलेश कुमार, कन्हैया जी, मधु नोटियाल, मानस रंजन, रतीश काजल, रवि कुमार, रविंद्र प्रताप सिंह, रॉबिन साक्य। यस सर। गुड। रूपी पीर मोहम्मद। और ये सेवली नाम किन्होंने लिखा होगा? आप लोग बता पाएंगे? उनका लास्ट में नंबर 28741 है। स्नेहलता। यस सर। गुड। सुजाता वही। यस सर। सुनीता तोमर है। यस सर। सूर्यभूषण कुमार। यस सर। गुड। विकास। हाँ सर। विकास चंद्र त्रिपाठी। ये दोनों आप ही हैं, अलग अलग है? नहीं सर, मैं अलग हूँ, विकास ही बस। अच्छा, तो विकास जी हैं, विकास चंद्र त्रिपाठी नहीं है? हाँ जी। चलिए, मैंने कर दी भैया। देखो, ये एक एक रिकॉर्ड आपको दे देंगे, जब आप कहेंगे मैं फेल हो गया। ऐसा ना कहिए सर, मेरा नाम नहीं आया सर, अजय नवल। क्या आपका क्या नाम है? सर अजय नवल नहीं आया सर। सर मेरा भी नाम नहीं है। मेरा भी नाम नहीं है सर। CIB वालों का अभी नहीं आया है। JIB में मैंने बोला कहाँ भाई? JIB का भी नहीं है सर। अच्छा, JIB जिसका नहीं वो कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं जुड़वाऊंगा ना। अभी 2-3 दिन लग जाएंगे थोड़ा सा इसको करने में। चलो अब जरा CIB वाले अटेंटिव प्लीज। अजय नवल, आप CIB JIB है? सर CIB तो है, तो सामने बोल तो दिया मैंने। हेलो सर, डिस्टर्ब में थोड़ा। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, बोलिए। सर ये वीडियो कहाँ मिलेगा मेरे को?
एडिटेड वीडियो का मिलेगा? एडिटेड वीडियो सब आपको देंगे, अभी हमें एडिट करने दीजिए प्लीज। नहीं कहाँ पर मिलेगा अवेलेबल का वो ऐप में सर? ऐप के थ्रू भी देंगे और यूट्यूब प्राइवेट भी वीडियो देंगे, दोनों देंगे, जिससे आपको पसंद हो वहां से पढ़िएगा। वो आप ही देख पाएंगे, कोई और नहीं देख पाएगा, चिंता नहीं करिए। हाँ सर ठीक है सर। सर एक चीज और पूछना, ये लैपटॉप में जूम ऐप नहीं चलेगा सर? बिल्कुल ऐप चल रहा है, मैंने परमिट कर दिया है। नहीं जो उसमें क्या बोलते लैपटॉप में सर? हाँ चलेगा, लैपटॉप में चलेगा। आप इसका प्रोसेस व्हाट्सएप में बता देंगे, आज एक दिन में पूछा था, मैं दूंगा जवाब वही है। ओके सर ठीक है। अच्छा हाँ, आनंद नवल जी हैं, अजय नवल जी, आनंद श्रीवास्तव जी। जी सर, अजय नवल तो है सर। अजय श्रीवास्तव नहीं है। बालकिशन, भूपेंद्र सिंह जी, विभूति मोहन, दीपक जी सर। दीप्ता मेहंदी, यस सर। गुड। गुंजित कपूर, गुरप्रीत सिंह, यस सर। गुड। हीरल मैम, हितेश चौहान, यस सर। गुड। ज्योति शर्मा, यस सर। गुड। कनक कुमार गुप्ता, अच्छा अभी आप लोग चैट में प्रेजेंट मत लिखिए, जिसका नाम छूट जाए वो लिखिएगा। ज्योति शर्मा नहीं है ना? यस सर। यस सर। अच्छा कनक कुमार गुप्ता, कनक कुमार गुप्ता, आपको स्कूल डेज याद आ गए होंगे ना? मासुरी नाम है। निशांत गौरव जी तो हैं। पी शेषागिरी राव जी, यस सर प्रसन्न सर। पवन कुमार मिश्रा जी, भुवा लक्ष्मी जी, अच्छा भुवा जी, यस सर। और रजनीश, यस सर। रामास्वामी एस जी, और रौनक जी, यस सर। रौनक जी आप जेंट्स है ना? हाँ अच्छा हाँ ठीक है। रौनक नाम कभी कभी ऐसा होता ना। हाँ। संध्यांकर सिंह जी, संतोष यस सर। गुड। साथीनाथ डे जी, हाँ सर। अच्छा। सर, सक्सेना कुमार जी, इसमें सर हाँ। शरद कुमार जी, श्रीकांत जी, और ये डियर सर मैडम कौन है? अपना ऐप में देखिए। स्नेहलता तो आप जेआईबी में है ना? स्नेहलता मैम, यस सर जीआईबी। हाँ ये यहाँ पे गलत आ रहा ना, चलो हटा दो। सोनाली जी, सुधा, सुमेध, यस सर। यस हाँ है अब तो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरी आवाज आप सुन नहीं पा रहे थे, मैं संध्याकर सिंह, मैं प्रेजेंट हूँ सर। अच्छा ठीक है, आप उसमें जिसका वो छूट जाता टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर ये ऑटो नहीं लगती प्रेजेंट ही। ऑटो कर रहे हैं अभी हम, वो कर रहे हैं ना, जब मेल से लिंक कर देंगे तब करेंगे। हाँ। और सुमेश जी हैं, सुरेश जी हैं। यस सर हूँ सर, सुरेश मीना। सुरेश चंद मीना जी, हाँ बिल्कुल है। सूर्यभूषण कुमार, यस सर। हिजवीर यादव जी, विनोद जी नहीं। तो ये मैंने सबमिट कर दी, इसके बाद की अटेंडेंस आप उसमें सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को भी लेट होता है। कल हम फिर 9 बजे मिलेंगे। और एक बार हम नाम नहीं लिया सर। क्या नाम था आपका? रतीश काजल। रतीश काजल जेआईबी में लिया तो था मेरा नाम आपका? नहीं सर, लिंक चला गया था उस समय, उसमें एब्सेंट मार्क कर दिया सर। कोई बात नहीं सर हेलो बता दीजिए मुझे। हाँ हेलो सर। एक मिनट, रातीश काजल जी लगा दो। रातीश काजल लगा दी मैंने आपके। और मेरा भी लगा दीजिए सर। हेलो बोलिए सर। अंकुर शुक्ला जेआईबी। अच्छा और बोलिए।
सर मेरा नाम नहीं आया JIB में। JIB सर। क्या नाम है? केशव कुलकर्णी जी। अच्छा, केशव जी का नाम नहीं है? JIB में नहीं है सर। हाँ ठीक है, चलो मैं लिख लूंगा। ठीक है सर, ओके। सर हाँ सर, मेरा दूसरा नंबर अपडेटेड है यहाँ पे, जो अभी आप अटेंडेंस बना रहे थे ना, तब मैंने देखा उस नंबर में मुझे नोटिफिकेशन मिल रहा है असाइनमेंट का। हाँ, क्या नंबर है जिसमें मिलना चाहिए आपको? 99628 99628 54814। अच्छा, आपका नाम क्या है? निशांत गौरव सर। निशांत गौरव जी। यस सर, प्लीज मेरा इसमें नंबर। दूसरा नाम आ रहा है आपका? नहीं, दूसरा नंबर अपडेटेड है, वो भी मेरा ही नंबर है सर। प्लीज ये नंबर दूसरे अपडेट में कर करना है ना लीजिए। आपको? यस सर। एक सेकंड लाइन पे रहेंगे आप? यस सर। आपका JIB CIB? CIB है सर। एक मिनट रुकिएगा। सर, आपको स्क्रीन दिखाई तो दे रही है ना सब? हाँ यस सर, नजर कर रहा है वो सर। आपके सामने ही हो जाएगा। हाँ, निशांत गौरव। हाँ, नंबर बताइए। 99628 हाँ 54814। ईमेल ID? जैकी JAICKY _ निशांत @yahoo.co.in। हे झालं तुमचं? थैंक यू सर। So one doubt, sir. हाँ So one doubt, sir. हाँ, बोलिए डाउट। So can a confirming bank be a reimbursing bank? एक सेकंड मैं बता सुनता हूँ आपको। मैं इनका जो अटेंडेंस कर लूँ। एक सेकंड। हाँ आप इसमें मेरे को WhatsApp में लिख दीजिए। यस सर, अभी मैं भेज देता हूँ सर। थैंक यू सर। हाँ मैम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछिए। So can a confirming bank be a reimbursing bank? Confirming bank be a reimbursing bank? Yes, sir. ये क्वेश्चन है ना आपका? Yes, sir. मुझे सोचने दीजिए जरा। अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो हो सकता है, क्योंकि जो आपका इशूइंग बैंक है वो कहीं पर भी अपने किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकता है, नॉस्टो अकाउंट। और बाय चांस जो नॉस्टो अकाउंट है वो कंफर्मिंग बैंक के साथ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ये आपके मन में क्वेश्चन आया है या कहीं से आपने बुक से उठाया है? No, myself, sir. Your thought? Yes, sir. So what I have said, you are justified with this? No, I had a doubt whether it can be same, like negotiating bank and confirming bank can be the same. So in the same way, can the confirming bank be a reimbursing bank? Confirming bank and reimbursing bank may be same, but the advising bank and reimbursing bank will not be same, क्योंकि वो same रोल में आ जाएंगे ना फिर। हाँ। ऐसा हो सकता है, मतलब confirming बैंक भी reimbursing बैंक हो सकता है। But advising bank and negotiating bank can be same. हाँ, advising, negotiating and confirming तीनों बैंक सेम हो सकते हैं। But advising bank and reimbursing bank cannot be the same. No, not at all. वो सेम बैंक की पेमेंट कर रहा तो फिर reimbursing बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है ना उसको। हाँ, वही पूछ रहे हैं सर। Like okay. मैं असाइनमेंट के बारे में पूछ रहा था सर। हाँ बोलिए। वो कहाँ कैसे अपलोड करना है सर, एक बार बताइए। असाइनमेंट आपका JIB CIB है? CIB है सर। आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया हुआ है? जी। मोबाइल ऐप में नीचे बैच में जाइए आप। बैच में
So myself also, I'm not able to see the assignment, sir. It is blank. You are not able to See the assignment, sir. see the assignment. Assignment is just I have written the letter of credit. You just get into the batch first. जी बैच में Actually- गया सर, उसके बाद असाइनमेंट कहीं दिख रहा है तो लिखा हुआ? नहीं सर, 2 बैचेज लिखा है, मिशन लाइव CIB 2021 और नीचे कोडिंग करके है 0101 2021। असाइनमेंट करके कुछ नहीं है। असाइनमेंट का कुछ नहीं आ रहा। नो सर। मैं एक काम करता हूँ, इस असाइनमेंट सबमिट करने का एक छोटा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जब तक जी, हाँ, स्क्रीन सर। सामने नहीं होगा ना यस सर। तो ये नहीं हो पाए। मैं इसका वीडियो बना के देता हूँ, उसको ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसके थ्रू आप करेंगे। सर इसमें ओवरव्यू लिखा है ना, सर, ये ऊपर बता रहे हैं ना email सर, भी किया इसके जा ऊपर सकता है, ओवरव्यू सर। लिखा है, अटेंडेंस ओवरव्यू असाइनमेंट वहां पे मिलेगा सर ऊपर। ये मेरी स्क्रीन की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, उनकी बता रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं ना, वो हाँ, दिखाई तो दे रहा है। ये प्लीज देखिए आप लोग। मिशन लाइव CIB जो 2021 लिखा हुआ है सर, उसमें क्लिक करने पर ना असाइनमेंट आ जाता है, ओवरव्यू अटेंडेंस एंड असाइनमेंट। उसमें जाने पर LC क्रेडिट पेंडिंग शो कर रहा है, उसमें जाकर के ना। हाँ, तो वही तो है। वही तो है सर। यस सर, ऐड है प्लस ऐड आंसर, उसमें जाकर के आप हाँ, क्लिक करेंगे तो वही है फिर सर। वॉइस नोट, डॉक्यूमेंट एंड इमेज जब हाँ। क्लिक करेंगे तो फिर वहां पे select कर अपनी लीजिए। जो इमेज होगी वो डाल देंगे। यस सर। क्या उसमें आने के बाद व्यू ऑल में जाना है या ना, एक ना, लिंक ना। दिया हुआ है उसमें जाना है? एक मिनट सर, व्यू ऑल कहाँ पर आप देख रहे हैं? इमेज पे आके आप टिक करेंगे तो आप मोबाइल से फोटो लेके डाल सकते हैं उसके अंदर। इमेज, हाँ। हाँ। देखिए मिशन लाइव CIB 2021 है। हाँ। तो उसके बाद देखिए एक लिंक दिया हुआ है, सॉरी हाँ। ओवरव्यू दिख रहा है, अटेंडेंस एंड असाइनमेंट। हाँ, 3 चीज दिख रहा है। हाँ, असाइनमेंट असाइनमेंट क्लिक करिए। में क्लिक कीजिए। उसमें असाइनमेंट में जाना है। हाँ, देखिए उसके बाद LC पेंडिंग शो कर रहा होगा। हाँ, इसे क्लिक पेंडिंग करिए। अब पेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो दिख रहा होगा नीचे में ऐड आंसर प्लस ऐड आंसर। हाँ, उसको क्लिक करना है। अब ऐड आंसर में क्लिक करेंगे तो फिर नीचे में 3 ऑप्शन आएंगे, वॉइस नोट, डॉक्यूमेंट एंड इमेज। अच्छा, तो इमेज लेना है इसमें। इमेज लेना है यहाँ से। अगर पिक लिए हुए हैं तो पिक भी भेज सकते हैं। I'm not able to see that also, sir. तो So it is इमेज showing ये only क्या as JIB के लिए या CIB के गैलरी लिए? में आ गया। ये इट इज फॉर किसी के लिए बोथ। भी, दोनों के लिए सर, दोनों के लिए, दोनों का सर, ऑप्शन दिख बना नहीं हुआ है, रहा सर। JIB और CIB दोनों का ऑप्शन बना हुआ है। दिख नहीं रहा, असाइनमेंट तक जा रहा है, इसके बाद कुछ वो बैच वाला वो इमेज वाला नहीं दिख रहा है सर। फिर बैच तो पहले ही आएगा, तभी तो ये सब दिखेगा आपको। मिशन लाइव CIB 2021, उसके नीचे फिर JIB 21, जिसमें आपको जाना है उसमें जाकर के आप कर सकते हैं। जो मैसेज अभी गया होगा ना मोबाइल पर, उसमें एक लिंक सर भेजे हैं, उसमें जाने पर नीचे में जो है Sir, I share some screenshot step by step if anyone want. हाँ, आप ये शेयर कर दीजिए। वैसे मैं भी छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपको ना। नहीं, समझ में तो आ गई सर, हो जाएगा। विभूति मोहन जी, मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है। मैं सेंड कर दिया सर, अच्छा, देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, ये एक मैडम का बेबी हुआ था, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और थोड़ा सा मेरा एक रिक्वेस्ट था, इस ग्रुप को मतलब बहुत हार्डकोर स्टडी ग्रुप बना दीजिए। कोशिश करिए कि अगर कुछ वेल विशेष आ जाती है तो उसको गलती से फिर उसको डिलीट मार दीजिए, ठीक है? सर मेरा नंबर गलत दिखा रहा है सर। कौन सा? रजनेश के नाम पे। CIB। ये मोबाइल नंबर आपका नहीं है? नहीं सर, मेरा नहीं है। 949133 नहीं सर। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि कोई रजनेश दूसरे होंगे। आपने इसी नाम से सेव किया हुआ है? ये सर रजनेश कुमार के नाम पे है मेरा। हाँ, तो दूसरे होंगे फिर। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू। कल मिलते हैं 9 बजे हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट सर।